दो बहनें। यह उपन्यास गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला में लिखे हुए दुई बॉन का हिंदी अनुवाद है। मूल उपन्यास 1933 में पहली बार विचित्रा नामक मासिक पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। हर नारी के अनेक रूप होते हैं, लेकिन इस कहानी में नारी के अनेक रूपों में से मुख्य रूप से माँ और प्रिया का रूप देखने को मिलते हैं। 2015 में अनुराग बासु ने इस कहानी को अपनी सीरीज स्टोरीज बाय रवींद्रनाथ टैगोर में अडैप्ट करके छोटे पर्दे पर उतारा था। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कहानियों में रिश्तों की ऊपरी परत के इतर उनकी अनेक परतों को खोजा है। मानवीय भावनाओं को शब्द देकर कितने ही किरदारों के जरिए उन्होंने समाज के विभिन्न रूपों को कहानियों में ढाल दिया है। उनके रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर जो किरदारों पर पकड़ है, वह यही दिखाता है कि उनकी समाज और रिश्तों की गहराई पर पकड़ भी उतनी ही गहरी है। ऐसे ही अनेक कहानियों को आप इस वीडियो के अंत में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के जरिए सुन सकते हैं। हम यह उपन्यास 2 भाग में प्रस्तुत करेंगे। आइए सुनते हैं इसका पहला भाग मेरे यानी मनीषा के साथ, सिर्फ कथा कहानी काव्य पर। शर्मिला। स्त्रियां 2 जाति की होती हैं, ऐसा मैंने किसी किसी पंडित से सुना है। एक जाति प्रधानतया मां होती है, दूसरी प्रिया। ऋतुओं के साथ यदि तुलना की जाए तो मां होगी वर्षा ऋतु। वह जल देती है, फल देती है, ताप शमन करती है, ऊर्ध्वलोक से अपने आप को विगलित कर देती है, शुष्कता को दूर करती है, अभावों को भर देती है। और प्रिया है वसंत ऋतु। गंभीर है उसका रहस्य, मधुर है उसका माया मंत्र। उसकी चंचलता रक्त में तरंग लहरा देती है और चित्त के उस मणिकोष्ठ में पहुंचती है जहां सोने की वीणा में एक निभृत तार चुपचाप झंकार की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ है। झंकार जिससे समस्त देह और मन में अनिर्वचनीय सी वाणी झंकृत हो उठती है। शशांक की स्त्री शर्मिला मां जाति की है। बड़ी बड़ी उसकी शांत आंखें, धीर गंभीर चितवन, सजल श्यामल नवीन मेघ के समान कमनीय है उसकी स्निग्ध और सांवली कांति। मांग में सदा सिंदूर की अरुण रेखा शोभती रहती है। साड़ी की किनारी काली और चौड़ी, दोनों हाथों में मगर के मुंह वाले मोटे मोटे कंगन जो साज सिंगार की भाषा कम बोलते हैं, सुहाग की अधिक। पति के जीवन लोक में ऐसा कोई सीमांत प्रदेश नहीं जहां उसके साम्राज्य का प्रभाव शिथिल हो। स्त्री के अति लालन की छाया में पति का मन भुलक्कड़ बन गया है। यदि किसी मामूली पलखत में फाउंटेन पेन मेज के किसी ऐसे हिस्से में पल भर के लिए गायब हो गया तो जरा कठिनाई से दिखाई देता है, और इसके पुनराविष्कार का भार स्त्री पर है। स्नान करते समय कलाई की घड़ी कहाँ रख दी, शशांक को यह बात एकाएक याद नहीं आती, लेकिन स्त्री की नजर जरूर उस पर पड़ती है। विभिन्न रंग के 2 जोड़े मोज़ों में से एक एक को पहनकर जब वह बाहर जाने के लिए तैयार होता है, उस समय स्त्री ही आकर उसकी गलती सुधार देती है। शशांक देसी महीने के साथ अंग्रेजी तारीख जोड़कर जब मित्रों को निमंत्रण देता है और अप्रत्याशित अतिथियों का दल आ उपस्थित होता है, तो उसे संभालने की आकस्मिक जिम्मेदारी स्त्री की होती है। शशांक निश्चित रूप से जानता है कि दिनचर्या में कहीं कोई गलती रहेगी तो स्त्री के हाथों उसका सुधार अवश्य हो जाएगा। इसीलिए गलती करना उसका स्वभाव बन गया है। स्त्री सस्नेह तिरस्कार के साथ कहती, अब मुझसे नहीं होता, तुम क्या कभी कुछ नहीं सीखोगे? लेकिन यदि वह सीख ही जाता तो शर्मिला के लिए गैर आबाद जमीन की तरह अनुर्वर हो जाते। मान लीजिए शशांक दोस्तों के घर दावत खाने गया है। रात के 11 बज गए या दोपहर हो आई, ब्रिज के दांव चल रहे हैं। अचानक मित्र लोग हंस पड़े। उठो दोस्त, वह समन लेकर प्यादा आ गया, अब ज्यादा नहीं रुक सकते। वही चिर परिचित नौकर महेश है। मूंछों के बाल पक गए हैं, सिर के बाल कच्चे ही हैं। पहनावे में मिर्जई है, कंधे पर 4 खाने का गमछा और बगल में बांस की लाठी।
माई जी ने पूछवाया है कि बाबू यहाँ हैं या नहीं। माई जी को डर है कि कहीं लौटते समय अंधेरी रात में कुछ दुर्घटना न घट बैठे। साथ में एक लालटेन भी दी है। शशांक कुड़मुड़ा कर ताश फेंक कर उठ खड़ा होता। दोस्त फिक्रा कसते। बेचारा अकेला बेहिफाजत मर्द जो ठहरा। घर आकर शशांक स्त्री के साथ जो वार्तालाप शुरू करता वह न तो स्निग्ध भाषा में होता न शांत शैली में। शर्मिला चुपचाप सारी फटकार सुन लेती। क्या करे, खामोश रहते भी तो नहीं बनता। अपने मन से वह इस आशंका को एकदम दूर भी नहीं कर सकती कि उसकी अनुपस्थिति में सब तरह की असंभव विपत्तियां उसके पति के विरुद्ध षड्यंत्र रचती रहती हैं। बाहर कोई आया है, शायद किसी काम से। इधर छिनछिन में अंतःपुर से कागज के चिरकुट आ रहे हैं। याद है ना, कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, आज सवेरे सवेरे खा लो। शशांक गुस्सा करता है और फिर हार भी मानता है। बड़े दुख के साथ एक बार स्त्री से कहा था, दुहाई है, चक्रवर्ती परिवार की गृहिणी की तरह किसी ठाकुर देवता का सहारा लो। तुम्हारी इतनी फिक्रमंदी मुझ अकेले के लिए बहुत अधिक है। देवता के साथ साझा रहने से वह सहज हो जाएगी। चाहे जितनी भी ज्यादती करो, देवता को कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मनुष्य तो कमजोर जीव है। शर्मिला ने कहा, हाय हाय, एक बार काका जी के साथ जब मैं हरिद्वार गई थी, उससे मैं तुम्हारी क्या दशा हो गई थी, याद है? दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। यह बात शशांक ने खूब नमक मिर्च मिलाकर स्त्री को सुनाई थी। वह जानता था कि इस अत्युक्ति से शर्मिला को जितना अनुताप होगा उतना ही आनंद भी होगा। उस दिन के अमित भाषण का प्रतिवाद भला कौन मुंह लेकर करे। चुपचाप मान जाना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी दिन सुबह उसे जरा सर्दी सी लगी जान पड़ी। शर्मिला को इस कल्पना के अनुसार उसे 10 ग्रेन कुनैन खानी पड़ी। ऊपर से तुलसी के पत्तों की रस वाली चाय भी पीनी पड़ी। आपत्ति करने का उपाय नहीं था, क्योंकि एक बार ऐसी ही अवस्था में आपत्ति करके उसने कुनैन नहीं खाई थी और बुखार भोगना पड़ा था। यह घटना शशांक के इतिहास में अमिट अक्षरों में लिख गई है। घर में आरोग्य और आराम के लिए जिस प्रकार शर्मिला की ऐसी सस्नेह व्यग्रता थी, बाहर शशांक की सम्मान रक्षा के लिए भी उसकी सतर्कता उतनी ही सतेज थी। एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार शशांक और उसकी स्त्री घूमने के लिए नैनीताल गए थे। पहले से ही उनका कंपार्टमेंट सारे रास्ते के लिए रिजर्व था। जंक्शन पर आकर गाड़ी बदलकर शशांक कुछ खाने पीने की सामग्री लाने के लिए बाहर गया। लौटकर देखता है कि वर्दीधारी एक दुर्जन मूर्ति उन्हें बेदखल करने को उद्यत है। स्टेशन मास्टर ने आकर एक जगत विख्यात जनरल का नाम लेकर बताया कि कंपार्टमेंट असल में उसके लिए ही था, गलती से दूसरा नाम चिपका दिया गया था। शशांक ने आंखें फाड़कर देखा और जब संभ्रम पूर्वक दूसरे कंपार्टमेंट में जाने की तैयारी करने लगा तो शर्मिला गाड़ी में चढ़कर दरवाजा रोक कर खड़ी हो गई। गरज कर बोली, देखती हूँ कौन आकर मुझे उतारता है, बुला लाओ अपने जनरल को। शशांक उस समय तक सरकारी नौकर था। ऊपर वाले अफसर के जाति भाई से बच बच कर खतरे से दूर रहकर चलने का ही वह आदी था। हड़बड़ाकर बोला, अरे भाई, झमेला बढ़ाने से क्या फायदा, गाड़ी में और भी तो जगह है। शर्मिला ने इस बात पर कान ही नहीं दिया। आखिरकार जनरल साहब जब रिफ्रेशमेंट रूम से नाश्ता पानी खत्म करके मुंह में चुरुट दबाए बाहर आए तो स्त्री मूर्ति की उग्रता देखकर चुपचाप हट गए। शशांक ने स्त्री से पूछा, जानती हो कितना बड़ा आदमी है? स्त्री ने जवाब दिया, जानने की गरज नहीं, जो डिब्बा हमारा है उसमें वह तुमसे बड़ा नहीं। शशांक ने सवाल किया, यदि अपमान करता तो तुम किस लिए हो? शशांक शिवपुर का पास शुदा इंजीनियर है। घर की जिंदगी में शशांक की ढिलाई कितनी भी क्यों न हो, नौकरी में वह पक्का है। प्रधान कारण यह है कि उसके कर्म स्थान में जिस ऊंचे ग्रह की दृष्टि पड़ी थी वह वही वस्तु है जिसे चलती जबान में बड़ा साहब कहते हैं। वह स्त्री ग्रह नहीं। शशांक जिस समय एंकरिंग डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था, उस समय आने वाली तरक्की का चक्का एकाएक दूसरी ओर घूम गया। उसकी योग्यता को लांघकर कच्ची जानकारी होते हुए भी जिस भीगी मसों वाले अंग्रेज युवक ने उसका आसन दखल किया, उसका अचिंतनीय आविर्भाव अधिकारियों के सबसे बड़े
अफसर के संपर्क और सिफारिश के बल पर हुआ था। शशांक ने समझ लिया कि इस अर्वाचीन को ऊपर के आसन पर बैठाकर खुद नीचे बैठकर उसे ही सारा कामकाज संभालना पड़ेगा। अधिकारियों ने पीठ ठोंक कर कहा, वेरी सॉरी माजुमदार, जितनी जल्दी होगा तुम्हारे लिए उपयुक्त स्थान जुटा देंगे। दरअसल वे दोनों ही एक ही फ्रॉम्सन लॉज के अंतर्गत थे, तथापि आश्वासन और सांत्वना के होते हुए भी सारा मामला मजुमदार के लिए अत्यंत नीरस हो उठा। घर आकर उसने छोटी बड़ी सभी बातों में खटर परर करना शुरू किया। अचानक उसकी नजरों में ऑफिस घर के कोने में पड़ा हुआ मकड़ी का जाला पड़ गया। चौकी पर पड़ा हुआ हरे रंग का पर्दा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, यह भी अचानक याद आ गया। नौकर बरामदे में झाड़ दे रहा है, धूल उड़ रही है कहकर उसे जोर की फटकार बताई। धूल जरूरी है, रोज ही उड़ती है, परंतु फटकार एकदम नई चीज थी। इस असम्मान की खबर उसने स्त्री को नहीं बताई। सोचा यदि उसके कानों तक बात जाएगी तो नौकरी के इस जाल में एक और उलझन पैदा कर देगी। खूब संभव है कि बड़े अफसर से कड़वी भाषा में झगड़ा ही करावे। विशेष करके उस डोनाल्डसन पर तो उसे बहुत अधिक गुस्सा है। एक बार वह सर्किट हाउस के बगीचे में बंदरों का उत्पात दमन करने गया था और छर्रों से शशांक की 16 टोपी में छेद कर दिया था। कोई दुर्घटना नहीं हुई, किंतु होते कितनी देर लगती। लोग कहते हैं दोष शशांक का ही था। यह सुनकर शर्मिला का गुस्सा और भी बढ़ उठा, डोनाल्डसन के ऊपर ही। गुस्से का सबसे बड़ा कारण यह है कि बंदर को निशाना बनाकर जो गोली दागी गई थी वह शशांक के ऊपर आ पड़ी। दुश्मनों ने इन दो बातों का समीकरण करके खूब मखौल उड़ाया था। शशांक के पद लाघव की खबर उसकी पत्नी ने स्वयं आविष्कार की। पति का रंग ढंग देखकर उसने समझ लिया था कि गृहस्थी में किसी ओर से कोई एक कांटा ऊपर उठाया है। इसके बाद कारण मालूम करने में उसे देर नहीं लगी। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, वैधानिक आंदोलन के रास्ते पर वह नहीं गई सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय के रास्ते। पति से बोली, अब और नहीं, फौरन काम छोड़ दो। छोड़ देने से अपमान की जोंक छाती से खिसक पड़ती, लेकिन ध्यान दृष्टि के सामने फैला हुआ था बंधी तनख्वाह का अन्न क्षेत्र और उसके पश्चिमी दिगंत में दिख रही थी पेंशन की अविचलित स्वर्णोज्ज्वल रेखा। शशांक मौली जिस वर्ष एमएससी डिग्री के सर्वोच्च शिखर पर हाल ही में अधिरूढ़ हुआ था, उसी साल उसके श्वशुर ने शुभ कर्म में विलंब करना उचित नहीं समझा। शशांक के साथ शर्मिला का विवाह हो गया। धनी ससुर की सहायता से ही उसने इंजीनियरिंग पास की। उसके बाद नौकरी में शीघ्र उन्नति का लक्षण देखकर राजा राम बाबू जामाता की भावी सफलताओं के क्रम विकास का निर्णय करके आश्वस्त हो गए। लड़की ने भी आज तक अनुभव नहीं किया कि उसकी दुनिया बदल गई है। सिर्फ यहाँ अभाव नहीं है यही बात नहीं, बल्कि पिता के घर की चाल चलन भी यहाँ ज्यों की त्यों मौजूद थी। कारण यह है कि इस पारिवारिक 2 अमली शासन की व्यवस्था विधि शर्मिला के अधिकार में ही थी। उसके संतान नहीं हुई, होने की आशा भी शायद छोड़ दी गई है। पति की सारी कमाई ज्यों की त्यों उसके हाथ में आ जाती है। यदि विशेष जरूरत हुई तो घर की अन्नपूर्णा से दोबारा भिक्षा मांगने के सिवाय शशांक के लिए दूसरा उपाय नहीं। यदि मांगने का दावा अनुचित साबित हुआ तो अर्जी नामंजूर होती है। शशांक मान लेता है सिर खुजलाकर। किसी और से मधुर रस पाकर नैराश्य का अभाव पूर्ण भी हो जाता है। शशांक बोला, नौकरी छोड़ देना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए ही सोचता हूं। तकलीफ तो तुम्हें ही होगी। शर्मिला बोली, उससे भी बड़ी तकलीफ तब होगी जब अन्याय को निगलते समय वह गले में अटक जाएगा। शशांक ने कहा, कुछ करना तो होगा ही। निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के लिए किस गली की खाक छानता फिरूंगा। वह गली तुम्हें नहीं दिखती। तुम नौकरी के बाहर की दुनिया को कुछ समझते ही नहीं। समझता ही नहीं? क्या कहती हो तुम? यह विश्व ब्रह्मांड बड़ा भारी है, उसके राह घाट की सर्वे करने जाएगा कौन? और इतनी बड़ी दूरबीन ही किस बाजार में मिलेगी? बड़ी दूरबीन की तुम्हें जरूरत नहीं है। हमारे रिश्ते के मथुरा भैया कलकत्ते में बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके साथ साझे में कारोबार करने से दिन कट जाएंगे। साझा वजन में बराबरी का नहीं होगा, इधर के बटखरे में कमी पड़ेगी। लंगड़ी शरकत से पद मर्यादा भी नहीं रहेगी। इस ओर भी किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी। तुम जानते हो पिताजी मेरे नाम से जो रुपया बैंक में रख गए थे वह आज सूद से बढ़ गया है।
साझीदार के निकट तुम्हें छोटा नहीं होना पड़ेगा। ऐसा भी कहीं होता है? वह रुपया तो तुम्हारा है। ये कहकर शशांक उठ पड़ा। बाहर कोई इंतजार कर रहा था। शर्मिला ने पति का कपड़ा खींच कर बैठा लिया। बोली, मैं भी तो तुम्हारी ही हूं। इसके बाद बोली, अपनी जेब से फाउंटेन पेन निकालो, यह रहा कागज, इस्तीफा लिख दो। जब तक वह डाक में नहीं चला जाता तब तक मुझे शांति नहीं। जान पड़ता है मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। लिख दिया उसने इस्तीफा। दूसरे दिन शर्मिला कलकत्ते चली गई और मथुरा भैया के घर जा पहुंची। अभिमान के साथ बोली, किसी दिन भी तो बहन की खबर नहीं ली तुमने। प्रतिद्वंदी अगर स्त्री होती तो कहती, तुमने भी तो नहीं ली। लेकिन पुरुष के दिमाग में यह जवाब नहीं आ सका। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। बोला, सांस लेने की तो फुर्सत नहीं है। खुद ही जीवित हूं कि नहीं इसी में भूल हो जाती है। इसके सिवा तुम लोग भी तो दूर ही दूर घूमते रहते हो। शर्मिला बोली, अखबार में देखा कि मयूरभंज या मथुरगंज में कोई पुल तैयार करने का काम तुम्हें मिला है। पढ़कर कितनी खुशी हुई। उसी समय मन में आया कि मथुरा भैया को खुद जाकर कॉन्ग्रेचुलेट कराऊं। जरा सब्र करो बहन, अभी भी समय नहीं हुआ। मामला यूं था, नकद रुपया लगाने की जरूरत थी। किसी धनी मारवाड़ी के साथ साझे में काम करने की बात थी। आखिरकार मालूम हुआ कि जैसी शंत है उसके भीतर का गोदे वाला हिस्सा मारवाड़ी के और छिलके वाला हिस्सा उसके भाग्य में जुटेगा। इसीलिए पीछे लौटने की चेष्टा हो रही थी। शर्मिला व्यस्त होकर बोल उठी, यह कभी नहीं होगा। साझे का काम करना ही हो तो हमारे साथ करो। ऐसा काम तुम्हारे हाथ से निकल गया तो भारी अन्याय होगा। मेरे रहते यह नहीं होने पाएगा, तुम चाहे जो कहो। इसके बाद लिखा पढ़ी में भी देर नहीं हुई। मथुरा भैया का हृदय भी विगलित हुआ। रोजगार बड़ी तेजी से चल निकला। इसके पहले शशांक नौकरी के लिए काम करता था। उस जिम्मेदारी की सीमा परिमित थी। मालिक था अपने से बाहर, दावा और दे दोनों समान वजन मिलाकर चला करते थे। अब अपना प्रभुत्व अपने को ही चलाने लगा। दावी और दे एक जगह मिल गए। अब दिन छुट्टी और काम के ताने बाने से बुने हुए जाल की तरह नहीं रहे, ठोस हो गए। जो जवाबदेही मन के ऊपर खुद लाद ली गई होती है उसे इच्छा करते ही छोड़ दिया जा सकता है। इसीलिए उसका जोर इतना कड़ा होता है। और कुछ नहीं, स्त्री का ऋण तो पहले चुकाना ही होगा, फिर धीरे धीरे चलने का समय निकाला जा सकेगा। बाएं हाथ की कलाई पर घड़ी, सिर पर सोले की टोपी और आस्तीन चढ़ी हुई, खाकी पैंट पर चमड़े का कमरबंद कसा हुआ, मोटे तल्ले वाला जूता, धूप से बचाने के लिए आंखों पर रंगीन चश्मा। शशांक कमर कसकर काम में लग गया। स्त्री का ऋण जब प्राय चुकने आया तब भी स्टीम का दम कम नहीं हुआ। मन तब तक गर्म हो उठा था। इसके पहले गृहस्थी में आय और व्यय की धारा एक ही नाले में बहती थी। अब इसमें दो शाखाएं हो गई, एक गई बैंक की और दूसरी घर की ओर। शर्मिला का पावना पहले की ही तरह है। वहां के लेन देन का रहस्य शशांक को नहीं मालूम। उधर व्यवसाय का वह चमड़े से बंधा हुआ खाता शर्मिला के लिए भी एक दुर्गम दुर्ग के समान है। इसमें कोई नुकसान नहीं, किंतु पति के व्यावसायिक जीवन का कक्ष पथ उसके संसार चक्र से बाहर पड़ जाने से उस ओर से उसका विधि विधान उपेक्षित होता रहता है। गिड़गिड़ा कर कहती, बहुत ज्यादती मत करो, शरीर टूट जाएगा। किंतु कोई फल नहीं होता और आश्चर्य यह है कि शरीर भी नहीं टूटता। स्वास्थ्य का उद्वेग, विश्राम के अभाव का आक्षेप, आराम की तफसील की व्यस्तता इत्यादि नाना प्रकार की दाम्पत्यिक उत्कंठाओं की जबरदस्ती उपेक्षा करके शशांक तड़के उठता है। सेकेंड हैंड फोर्ड गाड़ी को खुद हाँकता हुआ भोंपू बजाता निकल पड़ता है। कोई 2-2:30 बजे घर लौटता है, डांट खाता है और उसके साथ ही बाकी खाने को भी जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खत्म करता है। एक दिन उसकी मोटर गाड़ी दूसरी गाड़ी से लड़ गई। खुद तो बच गया लेकिन गाड़ी को चोट आई। उसे मरम्मत के लिए भेज दिया। शर्मिला चिंतित हो उठी, भर्राए हुए गले से बोली, आज से तुम गाड़ी नहीं चला सकोगे। शशांक ने हंसकर उड़ा दिया। कहा, दूसरे के हाथ का खतरा भी एक ही जाति का दुश्मन है। एक दिन मरम्मत के काम की जांच करते समय जूते को छेद कर टूटे पैकिंग बॉक्स का कोई कीला उसके पैर में घुस गया। अस्पताल जाकर बैंडेज बंधाया और धनुष टंकार का टीका लिया। उस दिन रो धोकर शर्मिला ने कहा, कुछ दिन आराम कर लो,
शशांक अत्यंत संक्षेप में बोला। काम? इससे अधिक संक्षेप करके वाक्य नहीं कहा जा सकता। शर्मिला बोली, किंतु इस बार बिना बोले ही शशांक बैंडेज समेत काम पर चला गया। जोर जबरदस्ती का हिम्मत अब नहीं रही। अपने निज के क्षेत्र में अब पुरुष का जोर दिखाई पड़ा है। युक्ति, तर्क, आरजू, मिन्नत सबके बाहर एकमात्र बात रह गई है, काम है। शर्मिला बेकार उद्विग्न होकर बैठी रहती है। देर होते ही सोचती मोटर लड़ गई होगी। धूप लगने से जब पति का मुंह लाल हो गया होता है तो सोचती जरूर इन्फ्लुएंजा हुआ है। डरती डरती डॉक्टर की बात उठाती है, लेकिन पति का भाव देखकर वहीं रुक जाती है। दिल खोलकर उद्वेग प्रकट करने का भी आजकल साहस नहीं होता। शशांक देखते देखते धूप में झुलस गया है और चिड़चिड़ा हो गया है। छोटी कसी हुई धोती, वैसी ही छोटी कसी हुई फुर्सत, चाल ढाल तेज, बातचीत चिंगारी की तरह संक्षिप्त। शर्मिला की सेवा इस द्रुत लय के साथ ताल मिलाकर चलने की कोशिश करती है। स्टोव के पास कुछ खाना हमेशा गर्म रखना पड़ता है, क्योंकि कब अचानक पति कह उठेंगे, चला, लौटने में देर होगी। मोटर गाड़ी में सोडा वाटर एक छोटे से टिन के बक्से में खाने की सूखी चीजें रखी रहती हैं। एक यूडिकोलोन की शीशी विशेषकर दृष्टिगोचर करके ही रखी जाती है, कदाचित सिर में दर्द हो आए। गाड़ी लौटने पर परीक्षा करके देखती है तो कोई भी वस्तु व्यवहार में लाई नहीं गई होती। उदास हो जाती है। साफ कपड़ा सोने के घर में प्रतिदिन प्रकाश्य रूप में सजा कर रखा रहता है, फिर भी कम से कम सप्ताह में 4 दिन शशांक को धोती बदलने का अवकाश भी नहीं मिलता। घर गृहस्थी का परामर्श खूब संक्षेप में उपस्थित करना होता है। जरूरी टेलीग्राम की ठोकर मार भाषा के ढंग पर वह भी चलते चलते पीछे से पुकारते और यह कहते कहते, अजी सुनते हो, एक जरा सी बात है। उसके व्यवसाय में शर्मिला का जो थोड़ा सा संबंध था वह भी कट गया। उसका रुपया सूद मूर समेत लौट आया। सूद भी दिया है, माप जोख करके हिसाब से, बदस्तूर रसीद लेकर। शर्मिला कहती, बाप रे, प्रेम में भी पुरुष अपने को पूरा नहीं मिला पाता। थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देता है, वहीं उसके पौरुष का अभिमान रहता है। लाभ के रुपए से शशांक ने भवानीपुर में मन माफिक एक बड़ा मकान खड़ा किया है। वह उसके शौक की चीज है। स्वास्थ्य, आराम, श्रृंखला के नए नए प्लान उसके दिमाग में चले आते हैं। कोशिश है शर्मिला को अचरज में डाल देने की। शर्मिला भी बाकायदा चकित होने में कोई कसर नहीं रखती। इंजीनियर ने एक कपड़े धोने वाली कल स्थापित की। शर्मिला ने घूम फिर कर देखा और खूब तारीफ की। मन ही मन बोली, कपड़े आज भी जिस तरह धोबी के घर जाते हैं कल भी जाएंगे। मैले कपड़ों के गर्दभ वाहन को तो समझ गई हूं, किंतु उसके विज्ञान वाहन को नहीं समझती। आलू के छिलके छुड़ाने वाले यंत्र को देखकर वह अचरज से ठगी रह गई। बोली, आलू की रसीली सब्जी बनाने की 12 आना तकलीफ इससे जाती रहेगी। बाद में सुना गया कि वह यंत्र फूटी डेगची, टूटी केतली आदि के साथ एक विस्मृति शैया पर नैष्कर्म में पा गया है। मकान बनकर जब तैयार हो गया तो उस स्थावर पदार्थ के प्रति शर्मिला के रुद्ध स्नेह का उद्यम पिल पड़ा। सुभीता यह था कि ईंट काट के शरीर में धैर्य अटल बना रहता है। सजाने संवारने के महाउद्यम में 2-2 नौकर हाँफ उठे। एक तो भाग ही खड़ा हुआ। कमरों की सजावट शशांक को मन में रखकर होने लगी। बैठक खाने में वह आजकल अक्सर बैठता ही नहीं, फिर भी उसी की थकी पीठ की रीढ़ के लिए नए फैशन के कुशन सजाए गए। फूलदानी एक आध नहीं, अनेकों, तिपाई पर, टेबल पर फूल कढ़े, झालरदार आवरण। सोने के कमरे में आजकल दिन को शशांक का आना एकदम बंद है, क्योंकि उसके आधुनिक पत्रे में रविवार भी सोमवार का जुड़वा भाई है। दूसरी छुट्टियों में जब काम बंद रहता है तो भी वह कोई ना कोई छुटपुट कार्य निकाल ही लेता है। ऑफिस वाले कमरे में प्लान बनाने वाले तेलहा कागज या बही खाता लेकर बैठ जाता है। फिर भी पुराना नियम चल रहा है। मोटी गद्दी वाले सोफा के सामने रेशमी चप्पलों के जोड़े तैयार रहते हैं। वहां पहले के समान ही पनबट्टे में पान सजा रहता है। आले पर पतले सिल्क का कुर्ता टंगा रहता है। चुनी हुई धोती लटकती रहती है। ऑफिस के कमरे में हस्तक्षेप करने में हिम्मत की जरूरत थी, तो भी जब शशांक वहां नहीं रहता उस समय शर्मिला हाथ में झाड़न लेकर प्रवेश करती है। वहां की रक्षणीय और वर्जनीय वस्तुओं में सजावट और श्रृंखला का समन्वय करने में उसका अध्यवसाय तनिक भी प्रतिहत नहीं होता।
शर्मिला सेवा करती है, किंतु आजकल उस सेवा का बहुत बड़ा हिस्सा शशांक की दृष्टि के अगोचर ही रहता है। पहले उसका जो आत्मनिवेदन प्रत्यक्ष के निकट था, अब उसी का प्रयोग प्रतीक के प्रति चल रहा है। घर द्वार सजाने में, फूल पत्ता लगाने में, शशांक की बैठने वाली कुर्सी को रेशम से ढकने में, तकियों के पर्दों पर फूल काढ़ने में, ऑफिस वाले टेबल के कोने में नील स्फटिक की फूलदानी को रजनीगंधा के गुच्छों से सजाने में उसे अपने अर्घ्य को पूजा वेदी से दूर स्थापित करना पड़ा, लेकिन बड़े कष्ट से। अभी कुछ दिन पहले ही जो आघात लगा था, उसका चिन्ह निर्जन में आंख के पानी से पोंछना पड़ा। उस दिन कार्तिक की 19वीं तारीख थी। यही शशांक का जन्मदिन है। शर्मिला के जीवन में यह सबसे बड़ा पर्व है। नियमानुसार बंधु बांधवों को निमंत्रण किया गया। घर द्वार विशेष भाव से फूल पत्तों से सजाया गया। प्रातःकाल काम खत्म करके शशांक घर लौटकर बोला, मामला क्या है? गुड़ियों का ब्याह है क्या? हाय रे भाग्य, आज तुम्हारा जन्मदिन है, यह भी भूल गए। कुछ भी कहो, आज शाम को तुम बाहर नहीं जा सकते। बिजनेस मृत्यु दिन के अतिरिक्त और किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। फिर कभी नहीं कहूंगी, आज लोगों को निमंत्रण दे चुकी हूं। देखो शर्मिला, तुम मुझे खिलौना बनाकर दुनिया भर के लोगों को बुलाकर खिलवाड़ करने की कोशिश मत किया करो। इतना कहकर शशांक तेजी से चला गया। शर्मिला सोने वाले कमरे का द्वार बंद कर थोड़ी देर तक रोती रही। शाम को निमंत्रित लोग आए। बिजनेस के सर्वोच्च दावे को सभी ने सहज ही स्वीकार कर लिया। यह यदि कालिदास का जन्मदिन होता तो उन्होंने शकुंतला का तृतीय अंक लिखने की उज्र पेश की होती तो सभी ने उसे निश्चय ही एक अत्यंत बेकार बहाना समझा होता। लेकिन बिजनेस आमोद प्रमोद पर्याप्त हुए। नीलू बाबू ने थिएटर की नकल करके सबको खूब हंसाया। शर्मिला ने भी इस हंसी में योग दिया। शशांक रहित शशांक के जन्मदिन ने शशांक अधिष्ठित बिजनेस को साष्टांग प्रणिपात किया। दुख काफी हुआ, तथापि शर्मिला के मन ने भी दूर से ही शशांक के इस धावमान कर्मरथ की ध्वजा को प्रणिपात किया। उसके पास वह दुरातिगम्य कार्य है जो किसी की खातिर नहीं रुकता, किसी को नहीं मानता, स्त्री की विनती को भी नहीं, मित्रों के निमंत्रण को भी नहीं, खुद के आराम को भी नहीं। कार्य के प्रति श्रद्धा के द्वारा पुरुष अपने आप को श्रद्धा करता है। यह है उसका अपनी शक्ति के निकट अपने आप का निवेदन। शर्मिला गृहस्थी की रोज रोज की कर्मधारा के इस पार खड़ी होकर संभ्रम के साथ देखती रही है दूसरे किनारे पर चलने वाले शशांक के कार्य को। उसकी सत्ता बहुव्यापक है। घर की सीमा छोड़कर दूर देश को चली जाती है। सुदूर समुद्र के पार जाने अनजाने कितने ही लोगों को वह अपने शासन जाल में खींच लाती है। पुरुष अपने अदृष्ट के साथ नित्य जूझता रहता है। उसके कठोर मार्ग में यदि स्त्रियों का कोमल बाहुबंधन विघ्न उपस्थित करने आए तो निश्चय ही वह उसे निर्मम भाव से छिन्न कर देगा। इस निर्ममता को शर्मिला ने भक्तिपूर्वक स्वीकार कर लिया। फिर भी बीच बीच में उससे रहा नहीं जाता। जहां हृदय के आकर्षण को कोई अधिकार नहीं, वहां भी वह अपनी करुण उत्कंठा ले जाती, चोट खाती, परंतु इस चोट को प्राप्य समझकर व्यथित चित्त से रास्ता छोड़कर लौट आती। जहां उसकी अपनी गतिविधि अवरुद्ध थी, वहां देवता को पुकार कर कहती, तुम अपनी दृष्टि रखना। नीरद। जिस समय इस परिवार की समृद्धि बैंक में जमा किए हुए रुपयों पर सवार होकर 6 अंकों की संख्या की ओर दौड़ी चली जाती थी, उसी समय शर्मिला को किसी दुर्बोध्य व्याधि ने धर दबाया। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। यह बता देने की जरूरत है कि इस बात को लेकर मगज खपाने की क्या जरूरत पड़ गई। राजा राम बाबू शर्मिला के पिता थे। वैरीशाल जिले की ओर और गंगा के मुहाने पर उनकी कई बड़ी जमींदारियां थी। इसके सिवा शालीमार के घाट वाले जहाज बनाने के रोजगार में भी उनका शेयर था। उनका जन्म पुराने जमाने की सीमा पर और इस काल के शुरू में ही हुआ था। कुश्ती में, शिकार में, लाठी चलाने में उस्ताद थे। पखावज बजाने में उनका नाम था। मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर और हैमलेट से 2-4 पन्ना कंठस्थ बोल जा सकते थे। मैकॉले की अंग्रेजी उनका आदर्श थी। बर्क की वाग्मिता पर मुग्ध थे। बांग्ला में उनके श्रद्धा मेघनाद वध काव्य तक ही सीमित थी। अधेड़ अवस्था में शराब तथा अन्य निषिद्ध भोज्य वस्तुओं को आधुनिक चित्तोकर्षक का आवश्यक अंग मानते थे। आखिरी उम्र में छोड़ दिया था। पहनावा उनका जतन से संवारा हुआ होता था। मुखश्री सुंदर और गंभीर थी। देह लंबी और मजबूत,
मिजाज मजलिसी। याचक के आग्रह पर ना नहीं कर सकते थे। पूजा पाठ में कोई निष्ठा नहीं थी, फिर भी घर पर उसका आयोजन बड़े समारोह के साथ होता। इस समारोह के द्वारा ही वंशगत मर्यादा प्रकट होती। पूजा तो स्त्रियों और दूसरे लोगों के लिए थी। चाहते तो अनायास ही राजा की उपाधि पा सकते। उसके प्रति उदासीनता का कारण पूछने पर राजा राम हंसकर कहते, पिता को दी हुई राजा की उपाधि तो भोग ही रहा हूं। इस पर दूसरी उपाधि बैठाने से उसका सम्मान कम हो जाएगा। गवर्नमेंट हाउस की विशेष ड्योढ़ी में उनका ससम्मान प्रवेश था। अंग्रेज अफसरान उनके घर पर चिर प्रचलित जगतधात्री पूजा के समय शैंपेन का प्रसाद खासी मात्रा में अंतरस्त करते थे। शर्मिला के विवाह के बाद उनकी पत्नीहीन घर में बड़ा लड़का हेमंत और छोटी लड़की उर्मिमाला रह गए थे। लड़के को अध्यापक लोग दीप्तिमान कहा करते थे, अर्थात जिसे अंग्रेजी में ब्रिलियंट कहते हैं। चेहरा पीछे फिरकर देखने लायक था। ऐसा विषय नहीं था जिसमें उसकी विद्या परीक्षा मापक यंत्र के सबसे ऊंचे वाले मार्के तक नहीं पहुंची हो। इसके सिवा ऐसे लक्षण काफी प्रबल थे कि व्यायाम के उत्कर्ष में वह बाप के नाम की लाज बचाएगा। कहना व्यर्थ है कि उसके चारों ओर उत्कंठित कन्या मंडली की कक्ष परिक्रमा तेजी से चल रही थी, किंतु तब भी उसका मन विवाह की ओर उदासीन ही था। तात्कालिक लक्ष्य यूरोपीय विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करना ही था। इसी उद्देश्य को सामने रखकर उसने फ्रेंच और जर्मन सीखना शुरू किया था। और कुछ करने को न होने से अनावश्यक होने पर भी जब उसने कानून पढ़ना शुरू किया, उसी समय हेमंत के आंत में अथवा शरीर के किसी और यंत्र में न जाने कौन सा ऐसा विकार पैदा हुआ कि उसका पता डॉक्टरों को चल ही नहीं सका। वह गोपनचारी रोग उस मजबूत शरीर में इस प्रकार घर कर गया मानो किसी प्रबल दुर्ग का आश्रय लिए हो। उसे खींच निकालना जितना कठिन हुआ, उतना ही उस पर आक्रमण करना भी। उन दिनों के एक अंग्रेज डॉक्टर पर राजा राम की अविचलित आस्था थी। अस्त्र चिकित्सा में उनके हाथों यश भी था। इसी डॉक्टर ने रोगी के शरीर में खोज शुरू की। अस्त्र व्यवहार के अभ्यासवश उन्होंने अनुमान किया कि देह के दुर्गम अंतराल में कहीं विपत्ति जड़ जमा कर बैठी है, उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। अस्त्र चिकित्सा के कौशल की सहायता से स्तर भेद करने के बाद जो स्थान अनावृत हुआ, वहां कल्पित शत्रु भी नहीं मिला और उसके अत्याचार का चिन्ह भी नहीं। भूल सुधारने का उपाय ही नहीं रहा। लड़का चल बसा। पिता के मन में जो विषम दुख हुआ, वह किसी प्रकार शांत होना नहीं चाहता। मृत्यु ने उनको उतना कष्ट नहीं दिया, परंतु एक ऐसी सजीव, सुंदर और बलिष्ठ देह के चीर फाड़ की स्मृति ने उनके मन को दिन रात काले हिंसक पक्षी की तरह अपने तीक्ष्ण नखों से जकड़ रखा। मर्म शोषण करके उसने उन्हें मृत्यु की ओर खींच लिया। हेमंत का पहले का सहपाठी नया पास डॉक्टर नीरद मुखर्जी उसकी शुश्रूषा में लगा था। वह बराबर जोर देकर ही कहता आ रहा था कि गलती हो रही है। उसने खुद बीमारी का एक निदान किया था और किसी सूखी जगह में आबो हवा बदलने का परामर्श दिया था, किंतु राजा राम के मन में अपने पैतृक युग का संस्कार अटल था। वे जानते थे कि यमराज के साथ दुस्साध्य लड़ाई छिड़ जाने पर उसका उपयुक्त प्रतिद्वंदी एकमात्र अंग्रेज डॉक्टर ही हो सकता है, किंतु इस मामले में नीरद पर उनके स्नेह और श्रद्धा की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। उनकी छोटी कन्या उर्मी के मन में अचानक यह बात उदय हुई कि इस आदमी की प्रतिभा असामान्य है। पिता से बोली, देखा बाबूजी, छोटी उम्र में भी अपने ऊपर कितना विश्वास है और इतने बड़े नामघर विलायती डॉक्टर के विरुद्ध अपने मत को निसंशय घोषित कर सकने का कैसा असंकुचित साहस है। पिता ने कहा, डॉक्टरी विद्या केवल शास्त्र पढ़ाने से नहीं आती, किसी किसी में उसका दुर्लभ दैव संस्कार पाया जाता है। नीरद में ऐसा ही देख रहा हूं। इनकी भक्ति एक छोटे से प्रमाण से शुरू हुई थी, शोक का आघात पाकर और परिताप का वेदना लेकर। इसके बाद किसी और सबूत का इंतजार ना करके वह अपने आप बढ़ चली। राजा राम ने एक दिन लड़की से कहा, देख उर्मी, ऐसा लगता है कि हेमंत मुझे बराबर बुला रहा है। कह रहा है मनुष्य का रोग कष्ट दूर करो। मैंने निश्चय किया है, उसके नाम से एक अस्पताल खोलूंगा। उर्मी अपने स्वभाव सिद्ध उत्साह से उच्छ्वसित होकर बोली, बहुत अच्छा होगा, मुझे यूरोप भेज देना ताकि वहां से डॉक्टरी सीखकर मैं अस्पताल का भार संभाल सकूं। बात राजा राम के जी को पट गई। बोले, वह अस्पताल होगा देवोत्तर संपत्ति और तू होगी उसकी सेवायत। हेमंत बड़ा दुख पा गया है। तुझे वह बहुत प्यार करता था।
तेरे इस पुण्य कार्य से वह परलोक में शांति पाएगा। तूने उसकी रोग शैया पर दिन रात उसकी सेवा की है, वही सेवा तेरे हाथों और भी बड़ी हो उठेगी। खानदानी घर की लड़की डॉक्टरी करेगी, यह भी वृद्ध के मन में कुछ बेखाब सा नहीं लगा। उन्होंने अपने मर्म स्थल में अनुभव किया कि रोग के हाथ से आदमी को बचाना कितनी बड़ी बात है। उनका लड़का नहीं बच सका, किंतु दूसरों के लड़के अगर बच जाएं तो जैसे उसकी क्षति पूर्ति हो जाएगी और उनका अपना शोक हल्का हो जाएगा। लड़की से बोले, यहाँ की यूनिवर्सिटी में विज्ञान की पढ़ाई पहले खत्म हो जाए, फिर इसके बाद यूरोप में। अब से राजाराम के मन में एक बात चक्कर काटने लगी, उसी नीरद की बात। लड़का क्या है, सोने का टुकड़ा है, जितना ही देखो उतना ही सुंदर लगता है। डॉक्टरी पास कर ली है सही, किंतु परीक्षा के दुर्गम बयाबान को पार करके डॉक्टरी विद्या के 7 समुद्रों में दिन रात तैर रहा है। उम्र कच्ची है, फिर भी आमोद प्रमोद आदि से उसका मन बिल्कुल चंचल नहीं होता। हाल में जितने भी आविष्कार हुए हैं उन्हीं को उलट पलट कर आलोचना करता है, जांच करता है और नुकसान पहुंचाता है अपनी कीर्ति के प्रसार को। जिन लोगों की जम गई है उनके प्रति उसकी अत्यंत अवज्ञा है। कहा करता है, मूर्ख व्यक्ति उन्नति प्राप्त करते हैं और योग्य व्यक्ति गौरव। यह बात किसी पुस्तक से उसने संग्रह की है। आखिरकार एक दिन राजाराम ने उर्मी से कहा, मैंने सोचकर देखा, हमारे अस्पताल में तू यदि नीरद की संगनी होकर काम करे तभी यह काम संपूर्ण होगा और मैं भी निश्चिंत हो सकूंगा। उसके समान लड़का मैं और पाऊंगा कहाँ। राजाराम और चाहे जो कर सकते हो, हेमंत का मत अग्राह्य नहीं कर सकते। वह कहा करता, लड़की की पसंद की उपेक्षा करके माँ बाप की पसंद से विवाह करना बर्बरता है। राजाराम ने एक बार तर्क किया था कि विवाह का मामला केवल व्यक्तिगत नहीं, उसके साथ संसार भी जड़ित है। इसीलिए विवाह सिर्फ इच्छा द्वारा नहीं बल्कि अभिज्ञता द्वारा चलित होना चाहिए। वे तर्क चाहे जैसा करें और उनकी रुचि चाहे जैसी रही हो, हेमंत पर उनका स्नेह इतना गंभीर था कि उसकी इच्छा ही इस परिवार में विजयी हुई। इस घर में नीरद मुखर्जी का आना जाना होता था। हेमंत ने उसे नाम दिया था आउल, यानी उल्लू। अर्थ पूछने पर वह बताता कि यह आदमी पौराणिक अर्थात माइथोलॉजिकल है। उसकी उम्र नहीं है, केवल विद्या, इसीलिए मैं उसे मिनर्वा का वाहन कहता हूँ। नीरद इनके घर बीच बीच में चाय पीने आया करता, हेमंत के साथ खूब बहस करता, मन ही मन उर्मी को भी निश्चय ही लक्ष्य करता, किंतु व्यवहार में नहीं। इसका कारण यह है कि इस मामले का यथोचित व्यवहार ही उसके स्वभाव में नहीं है। वह बहस कर सकता है लेकिन बातचीत करना नहीं जानता। यौवन का उत्ताप यदि उसमें रहा भी हो तो उसका प्रकाश नहीं था। इसलिए जिन नौजवानों में यौवन पूरी तरह प्रकाशमान होता उनके प्रति अवज्ञा प्रकट करके ही वह संतोष पाता। इन्हीं सब कारणों से कोई भी उसे उर्मी के उम्मीदवारों की श्रेणी में गिनने का साहस नहीं करता था। फिर भी ऊपर से दिखने वाली यह निरासक्ति ही वर्तमान कारण से युक्त होकर उस पर उर्मी की श्रद्धा को संभ्रम की सीमा में खींच ले गई। राजाराम ने जब स्पष्ट रूप से ही कहा कि यदि लड़की के मन में कोई द्विधा ना हो तो नीरद के साथ ही विवाह करने से उन्हें प्रसन्नता होगी, तब लड़की ने अनुकूल इंगित से ही सिर हिलाया। केवल इसके साथ इतना और जता दिया कि इस देश की और विलायत की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही विवाह होगा। पिता ने कहा, यही ठीक है, किंतु परस्पर की सम्मति से संबंध पक्का हो जाने के बाद स्पष्ट ही और कोई चिंता नहीं रह जाती। उधर नीरद की सम्मति पाने में देर नहीं लगी। यद्यपि उसकी भावभंगी से यही प्रकट हुआ कि विवाह का संबंध वैज्ञानिक के लिए बड़ा भारी त्याग है, प्रायः आत्मघात के आसपास का। शायद इसी दुर्योग को किसी प्रकार शमन करने के उपाय स्वरूप यही शर्त तय पाई गई कि इन सब बातों में नीरद उर्मी की रहनुमाई करेगा, अर्थात अपनी भावी पत्नी के रूप में उसे धीरे धीरे अपने ही हाथों तैयार कर लेगा। यह भी होगा वैज्ञानिक ढंग से, दृढ़ नियंत्रित नियमों के अनुसार, लेबोरेटरी की अभ्रांत प्रक्रिया के समान। नीरद ने उर्मी से कहा, पशु पक्षी प्रकृति के कारखाने से बने बनाए माल की तरह निकलते हैं, लेकिन मनुष्य कच्चा माल है। उसे तैयार करने का भार स्वयं मनुष्य पर ही है। उर्मी ने नम्रता के साथ कहा, अच्छी बात है, परीक्षा कीजिए, बाधा नहीं पाएंगे। नीरद ने कहा, तुम में नाना प्रकार की शक्तियां हैं, उन्हें बांधना होगा
तुम्हारे जीवन के एकमात्र लक्ष्य के चारों ओर। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। किसी अभिप्राय के आकर्षण से विक्षिप्त को संक्षिप्त करना पड़ेगा। वह कसा जाएगा, डायनामिक होगा। तभी उस एकत्व को मॉरल ऑर्गेनिज्म कहा जा सकेगा। उर्मी ने पुलकित होकर सोचा, अनेक युवक तो उसके घर चाय की टेबल पर उपस्थित हुए हैं, टेनिस कोर्ट में आए हैं, परंतु सोचने के लायक बात उन्होंने कभी नहीं कही। दूसरा कोई कहे भी तो जमुआने लगते हैं। असल में किसी भी बात को अत्यंत गंभीर भाव से कहने का एक अपना ढंग है नीरद के पास। वह जो भी कहता उसी में उर्मी को एक आश्चर्यजनक तात्पर्य मालूम होता। वह उसे अत्यधिक इंटेलेक्चुअल जान पड़ा। राजाराम ने अपने बड़े दामाद को भी बुलाया। बीच बीच में निमंत्रण का बहाना बनाकर एक दूसरे से अच्छी तरह परिचय करा देने की चेष्टा की। शशांक ने शर्मिला से कहा, इस लड़के के पेट की दाढ़ी असह्य है। यह समझता है कि हम लोग उसके विद्यार्थी हैं, सो भी आगे बैठने वाले नहीं, आखिरी बेंच के आखिरी कोने वाले। शर्मिला ने हंसकर कहा, ये तुम्हारी जेलसी है। क्यों? मुझे तो वह बहुत अच्छा लगता है। शशांक ने कहा, छोटी बहन के साथ स्थान परिवर्तन करने का विचार कैसा है? शर्मिला बोली, तब तो तुम शायद शांति की सांस लोगे। मेरी बात और है। शशांक के प्रति नीरद का भ्रातृभाव भी कुछ बढ़ा हुआ नहीं लगता। शशांक मन ही मन कहता, यह तो मजदूर आदमी है, इसे वैज्ञानिक कौन कहे। हाथ तो हैं लेकिन दिमाग कहाँ। शशांक नीरद को लक्ष्य करके साली से मजाक करता, अब पुराना नाम बदलने का मौका आ गया। अंग्रेजी मत से नहीं, विशुद्ध संस्कृत मत से। जरा सुनो तो सही नया नाम, विद्युत लता। नीरद को पसंद होगा। लेबोरेटरी में इस चीज के साथ उसका परिचय हुआ है। इस बार घर में बंधी मिलेगी। मन ही मन कहता, सचमुच ही यह नाम इसे फबेगा। जी के भीतर ही भीतर जैसे कोई कुरैद उठता। हाय रे, इतने बड़े घमंडी के हाथ में ऐसी लड़की पड़ेगी। कहना कठिन है कि किसके हाथों पड़ने से शशांक की रुचि को संतोष और सांत्वना मिलती। थोड़े ही दिनों में राजाराम की मृत्यु हो गई। उर्मी के भावी स्वावत्वाधिकारी नीरदनाथ ने एकाग्र मन से उसको नए सिरे से गढ़ने का भार संभाला। उर्मी माला देखने में जितनी अच्छी है, दिखती उससे भी कहीं अच्छी है। उसके चंचल शरीर में मन की उज्ज्वलता झलमिलाया करती है। उसकी उत्सुकता सब विषयों में है। साइंस में उसका जितना मन लगता है, साहित्य में उससे ज्यादा ही लगता है, कम नहीं। मैदान में फुटबॉल का खेल देखने में उसका आग्रह असीम है। सिनेमा देखने को भी वह बुरा नहीं समझती। प्रेसिडेंसी कॉलेज में विदेश से कोई फिजिक्स का व्याख्याता आया है तो वह वहां भी हाजिर है। रेडियो सुनने के लिए कान खड़े रखती है। खूब संभव है सुनकर कह उठे छी, लेकिन कौतूहल भी कम नहीं है। बारात के आगे आगे बजते हुए बाजों के साथ घर निकल जाता तो दौड़कर बारामदे में आ खड़ी होती। चिड़िया खाने में बार बार सैर करने जाती, आनंद भी पाती। विशेषकर बंदरों के पिंजड़ों के पास खड़े होने में तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पिता जब मछली पकड़ने जाते तो बंसी लेकर वह भी बगल में बैठ जाती। टेनिस खेलती और बैडमिंटन में तो उस्ताद थी। यह सब उसने अपने बड़े भैया से सीखा था। पतली तो वह संचारणी लता के समान थी, हवा लगी नहीं कि झूम उठी। साज सिंगार सहज और परिपाटी युक्त। वह जानती है कि किस प्रकार साड़ी को इधर उधर थोड़ा खींच खांच कर, घुमा फिरा कर, ढीला या चुस्त करके शरीर की शोभा बढ़ाई जा सकती है और फिर भी उसका रहस्य भेद नहीं किया जा सकता। गाना अच्छा नहीं जानती लेकिन सितार बजाती है। यह संगीत देखने की चीज है या सुनने की, कौन बताए। ऐसा लगता है उसकी चंचल उंगलियां कोलाहल कर रही हैं। उसे बोलने के विषय की कभी कमी नहीं होती। हंसने के लिए उचित कारण का इंतजार नहीं करना पड़ता। साथ देने की उसकी क्षमता अजस्र थी। जहां रहती वहां के अंतराल को अकेली ही भर सकती। सिर्फ नीरद के पास वह कुछ और हो जाती है, मानो पाल वाली नाव के लिए हवा की गति ही बंद हो गई हो और वह रस्सी के खिंचाव से नम्र मंथर गति से चलने लगी हो। सभी लोग कहते उर्मी का स्वभाव उसके भाई के समान ही प्राण से परिपूर्ण है। उर्मी जानती है उसके भाई ने ही उसके मन को मुक्ति दी है। हेमंत कहा करता, हमारे घर अलग अलग सांचों के समान होते हैं। मिट्टी के मनुष्य ढालना ही उनका काम है। तभी तो इतने दिनों से विदेशी बाजीगर इतनी सरलता से 33 करोड़ पुतलियों को नचाए जा रहे हैं। वह कहता,
जब समय आएगा तो मैं सामाजिक मूर्ति पूजा को तोड़ने के लिए काला पहाड़ जैसा आचरण करूंगा। उसे समय नहीं मिला, लेकिन उर्मी के मन को वह खूब सजीव बनाकर छोड़ गया। कठिनाइयां खड़ी हो गई। नीरद की कार्य प्रणाली अत्यंत विधिवत थी। उसने उर्मी के लिए पढ़ाई का क्रम बांध दिया। उपदेश देते हुए कहा, देखो उर्मी, रास्ता चलते चलते मन को केवल छलका डालोगी तो रास्ते के अंत में जब पहुंचोगी तो घड़े में बच ही क्या रहेगा। कभी कहता, तुम तितली की तरह चंचल होकर घूमती फिरती हो, संग्रह कुछ भी नहीं करती। होना पड़ेगा मधुमक्खी की तरह, प्रत्येक मुहूर्त का हिसाब रखना पड़ेगा। जीवन कोई विलासिता तो है नहीं। हाल ही में नीरद ने इंपीरियल लाइब्रेरी से मंगाकर शिक्षा तत्व पर लिखी हुई कुछ पुस्तकें पढ़नी शुरू की हैं। उनमें ऐसी ही सब बातें लिखी हैं। उसकी भाषा पुस्तक की भाषा है, क्योंकि उसके पास अपनी कोई सहज भाषा नहीं है। उर्मी को अपने अपराधी होने में कोई संदेह नहीं रहा। व्रत उसका महान है, और फिर भी बात बात में मन इधर उधर खिसक पड़ता है। वह अपने आप को बराबर धिक्कार दिया करती है। सामने ही दृष्टांत है नीरद का। कैसी आश्चर्य दृढ़ता है, कैसा एकाग्र लक्ष्य है। सब प्रकार के आमोद और आह्लादों के प्रति कैसी कठोर विरोधता है। उर्मी की टेबल पर यदि वह कहानी किंवा किसी हल्के साहित्य की पुस्तक देखता है तो तुरंत उसे जब्त कर लेता है। एक दिन सायकाल उर्मी की देखरेख करने के लिए आया तो सुना कि वह अंग्रेजी नाट्यशाला में शालीवेन के मिकाडी ओपेरा का सायकालिक अभिनय देखने गई है। जब उसका भाई जाता था तो ऐसा अवसर प्राय ही हाथ से निकला नहीं जाता था। उस दिन नीरद ने उसका यथोचित तिरस्कार किया। अत्यंत गंभीर सुर से अंग्रेजी भाषा में कहा था, देखो, तुम अपने बड़े भैया की मृत्यु को अपना सारा जीवन देकर सार्थक करने का भार ले चुकी हो। इसी बीच क्या तुम उसे भूलने लगी? सुनकर उर्मी को बड़ा कष्ट हुआ। सोचने लगी, इस आदमी की अंतर्दृष्टि कितनी असाधारण है। सचमुच ही तो मेरी शोक स्मृति की प्रबलता कम होती आ रही है। मैं स्वयं यह नहीं समझ सकी। धिक्कार है। कितनी चपलता है मेरे चरित्र में। वह सावधान होने लगी। कपड़ों से शोभा का आभास तक दूर कर दिया। साड़ी मोटी हुई, उसके सभी रंग दूर हो गए। अलमारी में जमे रहने पर भी चॉकलेट खाने के लोभ को उसने छोड़ दिया। अपने मुंहजोर मन को खूब कसकर संकीर्ण सीमा में बांधने लगी, शुष्क कर्तव्य के खूंटे के साथ। दीदी ने तिरस्कार किया। शशांक ने नीरद को लक्ष्य करके जिन विशेषणों की झड़ी लगा दी थी, उनकी भाषा शब्दकोश के बाहर की उग्र परदेसी थी। सुश्राव्य तो जरा भी नहीं थी। एक जगह नीरद के साथ शशांक का मेल है। शशांक का गाली देने का आवेग जब तीव्र हो उठता है तो उसकी भाषा अंग्रेजी हो जाती है। उधर नीरद के उपदेश का विषय जब अत्यंत उच्च श्रेणी का होता है तो भी अंग्रेजी ही उसका वाहन बनती है। नीरद को सबसे खराब तब लगता है जब निमंत्रण आमंत्रण में उर्मी अपनी दीदी के यहाँ जाती है। केवल जाती ही नहीं, जाने के लिए बहुत आग्रह प्रकट करती है। उसके साथ उर्मी का जो आत्मीय संबंध है वह नीरद के साथ वाले संबंध को खंडित करता है। नीरद ने मुख गंभीर करके एक दिन उर्मी से कहा, देखो उर्मी, कुछ बुरा मत मानना। क्या करूं बताओ, तुम्हारा दायित्व मुझ पर है, इसलिए कर्तव्य समझकर अप्रिय बात कहनी पड़ती है। मैं तुम्हें सावधान किए देता हूं। शशांक बाबू के घर वालों के साथ सब समय तुम्हारा मिलना जुलना तुम्हारे चरित्र गठन के लिए अस्वास्थ्यकर है। आत्मीयता के मोह से तुम अंधी हो गई हो, लेकिन मैं दुर्गति की सारी संभावनाएं स्पष्ट देख रहा हूं। उर्मी की चरित्र नामक जो वस्तु है, कम से कम उसकी पहली बंध की दलील नीरद के संदूक में ही बंद है। उस चरित्र में यदि कहीं कुछ हेरफेर हो तो नुकसान नीरद का ही है। निषेध का फल यह हुआ कि भवानीपुर की ओर उर्मी का आना जाना कम हो गया। उर्मी का यह आत्मशासन एक बड़े ऋण शोध के समान है। उसके जीवन का दायित्व लेकर नीरद ने जो हमेशा के लिए अपनी साधना को भाराक्रांत कर लिया है, उससे बढ़कर विज्ञान तपस्वी के लिए आत्म अपव्यय और क्या हो सकता है। नाना आकर्षणों से मन को खींच लेने का दुख अब एक प्रकार से उर्मी को सह गया है, तो भी रह रह कर एक वेदना मन में दुर्हार हो उठती है। उसे चंचलता कहकर वह संपूर्ण रूप से दबा नहीं सकती। नीरद केवल उसकी परिचालना ही करता है, किंतु एक क्षण के लिए भी उसकी साधना क्यों नहीं करता? इस साधना के लिए उसका मन राह देखता रहता है। इस साधना के अभाव में ही उसका हृदय पूर्ण विकास की ओर नहीं पहुंच पाता। उसका समस्त कर्तव्य निर्जीव और नीरस हो जाता है,
किसी किसी दिन अचानक मालूम होता है कि नीरद की आंख में एक प्रकार का आवेश आया है, मानो अब देर नहीं है, प्राण का गंभीरतम रहस्य अभी निकल पड़ेगा। किंतु अंतर्यामी जानते हैं कि उस गंभीर की वेदना यदि कहीं हो भी तो उसकी भाषा नीरद की जानी हुई नहीं है। कह नहीं पाता, इसलिए कहने की इच्छा को वह दोष देता है। अपने विचलित चित्त को गूंगा रखकर ही वह जो लौट आता है, इसी को अपनी शक्ति का परिचय समझकर गर्व करता है। कहता है, सेंटिमेंटलिटी की ओर जाना हमारा कर्तव्य नहीं है। उर्मी को उस दिन रोने की इच्छा होती है, किंतु उसकी भी दशा ऐसी है कि वह भी भक्तिपूर्वक समझती है। इसी को वीरत्व कहते हैं। अपने दुर्बल मन को निष्ठुर भाव से चोट पहुंचाती रहती है। वह जितनी भी कोशिश क्यों न करे, बीच बीच में यह बात उसे साफ झलक जाती है कि एक दिन प्रबल शोक के कारण जो कठिन कर्तव्य उसने अपनी इच्छा से ग्रहण किया था, समय पाकर जब वही इच्छा दुर्बल हो आई है तो उसने दूसरे की इच्छा को ही कसकर पकड़ लिया है। नीरद उससे साफ साफ ही कहता, देखो उर्मी, साधारण स्त्रियां पुरुषों से जिस प्रकार की खुशामदें पाने की आशा रखती हैं, मुझसे उन्हें पाने की कोई संभावना नहीं है, यह जानकर रखो। मैं जो तुम्हें दूंगा वह इन गढ़ी हुई बातों की अपेक्षा सत्य होगा, बहुत मूल्यवान होगा। उर्मी सिर झुकाकर चुप हो रहती। मन ही मन सोचती, इनसे क्या कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी। वह किसी भी तरह मन को बांध ना पाती। छत पर अकेली घूमने जाती। अपराह्न का प्रकाश धूसर हो आता। शहर के ऊंचे नीचे नाना आकारों के घरों की चूड़ाएं पार करके सूर्य अस्त हो जाता। दूर गंगा के घाट पर जहाजों के मस्तूल के उस ओर नाना रंग के लंबे लंबे मेघों की रेखा दिन की अंतिम सीमा पर बेड़ा बांध देती। धीरे धीरे बेड़ा भी लुप्त हो जाता। चांद निकल आता गिरजाघर के शिखर के ऊपर। झुपटे प्रकाश में शहर सपने की भांति हो जाता, मानो कोई अलौकिक मायापुरी हो। मन में सवाल उठता, सचमुच ही क्या जीवन इतना अविचलित कठिन है? और क्या वह इतना ही कृपण है जो न छुट्टी ही देगा और न रस ही? अचानक मन बिगड़ उठता। शरारत करने की इच्छा हो आती। जी में आता चिल्ला कर कह दे, मैं कुछ नहीं मानती। उर्मीमाला। नीरद ने रिसर्च का जो काम लिया था वह समाप्त हो गया। उसने लेख को यूरोप के किसी वैज्ञानिक समाज के पास भेज दिया। उस समाज ने उसकी प्रशंसा की और साथ ही साथ नीरद के लिए एक स्कॉलरशिप भी जुट गई। उसने निश्चय किया कि वहीं के विश्वविद्यालय में डिग्री लेने के लिए समुद्र का रास्ता लेगा। विदा लेते समय कोई करुण वार्तालाप नहीं हुआ। चलते समय बार बार सिर्फ यही कहता रहा, मैं जाता हूं, पर मुझे डर है कि तुम अपने कर्तव्य पालन में शिथिलता का परिचय दोगी। उर्मी ने कहा। आप कोई फिक्र ना करें, नीरद ने जवाब दिया। कैसे चलना होगा, पढ़ाई लिखाई किस प्रकार होती, इन बातों के लिए एक विस्तृत नोट दिए जा रहा हूं। उर्मी ने कहा, मैं ठीक इसी के अनुसार चलूंगी, लेकिन तुम्हारी उस अलमारी की किताबों को मैं अपने घर में बंद कर देना चाहता हूं। ले जाइए, कहकर उर्मी ने कुंजी उसके हाथ में दे दी। सितार की ओर एक बार नीरद की नजर पड़ी, किंतु फिर दुविधा में पड़कर रुक गया। आखिरकार नितांत कर्तव्य के अनुरोध से ही नीरद को कहना पड़ा, मुझे केवल एक डर है, शशांक बाबू के घर की ओर तुम्हारा आना जाना अधिक होता रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी निष्ठा कमजोर हो जाएगी। यह मत समझना कि शशांक बाबू की मैं निंदा कर रहा हूं, वे बहुत ही अच्छे आदमी हैं। कामधाम में उस प्रकार का उत्साह और वैसी बुद्धि मैंने बहुत कम बंगालियों में देखी है। उनका एकमात्र दोष यही है कि वे किसी भी आदर्श को नहीं मानते। सच कहता हूं, उनके लिए मुझे कई बार भय होता है। इस पर से शशांक के अनेक दोषों की बात उठी और साथ ही नीरद इस अत्यंत शोचनीय दुर्भावना को भी दबाकर नहीं रख सका कि उनमें बहुत से ऐसे दोष अभी ढके हुए हैं जो उम्र बढ़ने के साथ ही साथ एक एक करके प्रबल आकार में प्रकट होंगे। लेकिन यह सब होने पर भी नीरद मुक्त कंठ से ही स्वीकार करना चाहता है कि वे बहुत भले आदमी हैं। उसी के साथ यह भी कहना चाहता है कि उनके संग दोष से और उनके घर की आबोहवा से अपने आप को बचाना उर्मी के लिए विशेष आवश्यक है। अगर उर्मी का मन उनकी समान भूमि पर उतर आवे तो अधः पतन होगा। उर्मी बोली, आप इतने अधिक उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहा हूं सुनोगी? बुरा तो नहीं मानोगी? आप ही से सच बात सुनने की शक्ति पाई है। जानती हूं सहज नहीं है, तो भी सहन कर सकती हूं। तो कहता हूं, सुनो।
तुम्हारे स्वभाव के साथ शशांक बाबू के स्वभाव का सादृश्य है, यह बात मैंने देखी है। उनका मन एकदम हल्का है, वहीं तुमको अच्छा लगता है। बताओ, सच कहता हूं कि नहीं? उर्मी सोचने लगी, यह आदमी सर्वज्ञ तो नहीं है। निसंदेह वह अपने बहनोई को खूब पसंद करती है। इसका प्रधान कारण यह है कि शशांक खिलखिलाकर हंस सकता है, उद्यमी है, मजाक करता है और ठीक जानता है कि उर्मी को कौन सा फूल पसंद है और किस रंग की साड़ी उसे भाती है। उर्मी ने कहा, हाँ, वे मुझे अच्छे लगते हैं, यह बात ठीक है। नीरद ने कहा, शर्मिला दीदी का प्रेम स्निग्ध गंभीर है। उनकी सेवा मानो एक पुण्य कर्म है। अपने कर्तव्य कर्म से वे छुट्टी नहीं लेती। उसी के प्रभाव में शशांक बाबू ने एकाग्र चित्त से काम करना सीखा है, किंतु जिस दिन तुम भवानीपुर जाती हो उसी दिन उनका आवरण हट जाता है। तुम्हारे साथ नोकझोंक शुरू हो जाती है। वे तुम्हारे केश के कांटे निकालकर जूड़ा खोल देते हैं। तुम्हारे हाथ में पढ़ने की किताब देखकर ऊंची अलमारी के सिरे पर रख देते हैं। टेनिस खेलने का शौक अचानक प्रबल हो उठता है, बहुत से काम पड़े हों तो भी। उर्मी को मन ही मन मानना पड़ा कि शशांक इस प्रकार शरारत करते हैं, इसीलिए उसे अच्छे लगते हैं। उनके पास जाने का उसका अपना लड़कपन तरंगित हो उठता है। वह भी उनके ऊपर कम अत्याचार नहीं करती। दीदी उन दोनों की शरारत देखकर अपनी शांत स्निग्ध हंसी हंसती रहती हैं। कभी कभी मीठी फटकार भी बताती हैं, लेकिन वह भी दिखावा ही होता है। नीरद ने उपसंहार में कहा, जहां तुम्हारा अपना स्वभाव प्रश्रय ना पाए वहीं तुम्हें रहना चाहिए। मैं अगर नजदीक रहता तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरा स्वभाव तुमसे एकदम उल्टा है। तुम्हारा मन रखने के लिए उसे एकदम मिट्टी में मिला देने का काम मुझसे कभी भी नहीं हो सकता। उर्मी ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बात सदा याद रखूंगी। नीरद ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें रख जाना चाहता हूं। जिन अध्यायों पर मैंने निशान लगा दिए हैं उन्हें विशेष रूप से पढ़ना, आगे चलकर काम आएगा। उर्मी को इस सहायता की जरूरत थी, क्योंकि इधर उसके मन में बीच बीच में आशंका होने लगी थी। सोचा करती, शायद पहले के उत्साह की झोंक में मैं गलती कर बैठी हूं। शायद डॉक्टरी मेरे अनुकूल नहीं पड़ेगी। नीरद की निशान लगाई हुई किताबें उसके लिए कठोर बंधन का काम करेंगी, उसे धारा के विरुद्ध खींच ले चलेंगी। नीरद के चले जाने के बाद उर्मी अपने ऊपर और भी कठिन अत्याचार करने लगी। कॉलेज जाती और बाकी समय अपने को मानो जनान खाने में बंद करके रखती। दिन भर के बाद घर लौटती। लौटने पर उसका थका हुआ मन जितना ही छुट्टी पाना चाहता, उतनी ही निठुरता के साथ उसे अध्ययन की जंजीरों में बांध कर रोक रखती। पढ़ाई अग्रसर नहीं होती। एक ही पन्ने पर मन बारंबार व्यर्थ ही चक्कर काटता रहता, तो भी वह हार नहीं मानना चाहती। नीरद मौजूद नहीं है, इसीलिए उसकी दूरवर्ती इच्छा शक्ति पर उसका अधिक प्रभाव डालने लगती है। जब काम करते करते पहले की बातें बार बार मन में चक्कर काटने लगती, तो वह अपने को सबसे अधिक धिक्कार देती। युवकों में उसके अनेक भक्त थे। उन दिनों उसने किसी की उपेक्षा भी की है और किसी के प्रति मन आकर्षित भी हुआ है। प्रेम परिणत नहीं हुआ, लेकिन प्रेम की इच्छा उस समय मृदु मंद वासंती वायु के समान मन में घूमती रही है। इसीलिए वह अपने मन में गुनगुना कर गान करती, अच्छी लगने वाली कविताओं की नकल कर लेती। जब मन अत्यंत उतावला हो जाता तब सितार बजाने लगती। आजकल किसी किसी दिन सायकाल जब आंखें किताब से उलझी रहती हैं, वह अचानक चौंक उठती है और ऐसा मालूम होता है कि उसके मन में पुराने दिनों के किसी ऐसे मनुष्य का चित्र घूम रहा है जिसे उसने कभी विशेष प्रश्रय नहीं दिया। यहाँ तक कि उस आदमी का अविश्राम आग्रह उन दिनों उसे नाराज किया करता। आज शायद उसका यही आग्रह उर्मी की भीतरी अतृप्ति को, वेदना को उसी प्रकार स्पर्श कर रहा है जिस प्रकार तितली के क्षणिक हल्के पंख फूल को वसंत का स्पर्श दे जाते हैं। इन विचारों को वह जितने ही वेग से मन से दूर करना चाहती, उतनी ही तेजी से उस वेग का प्रतिघात भी उसके मन में उन्हीं विचारों को ठेल देता। डेस्क पर नीरद का एक फोटोग्राफ रखा है। उसकी ओर एक टक देखती रहती। उस मुख में बुद्धि की दीप्ति तो है, परंतु आग्रह का कोई चिन्ह नहीं। वह उसे पुकारता ही नहीं, तो फिर उसके प्राण जवाब दें तो किसे दें। मन ही मन सिर्फ यही जप किया करती, कैसी प्रतिभा है, कैसी तपस्या है, कैसा निर्मल चरित्र है, कैसा अचिंतनीय मेरा सौभाग्य है। एक बात में नीरद की जीत हुई है, उसे भी बता देना आवश्यक है। नीरद के साथ उर्मी के विवाह की बात जब से तय हुई है, तो शशांक और उसी के समान कुछ और शक्की आदमियों ने व्यंग किया। कहा, राजा राम बाबू सीधे आदमी हैं, समझ रखा है कि नीरद आइडियलिस्टिक है।
उसका आइडियलिज्म चुपचाप उर्मी के रुपयों की थैली के भीतर जो अंडा से रहा है, सो उसे क्या लंबे सुंदर वाक्यों से ढका जा सकता है? उसने निश्चय ही अपने आप को उत्सर्ग किया है, लेकिन जिस देवता के निकट उत्सर्ग किया है उसका मंदिर इंपीरियल बैंक में है। हम लोग सीधे ससुर को बता देते हैं कि रुपए की जरूरत है और वह रुपया पानी में नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हीं की लड़की की सेवा में लगेगा। लेकिन ये महान पुरुष हैं, कहते हैं महान उद्देश्य के लिए विवाह करेंगे। उसके बाद नित्य ही उस उद्देश्य का तर्जुमा ससुर की चेक बुक के रूप में करते रहेंगे। नीरद जानता था कि ऐसी बातों का उठना अपरिहार्य है। उर्मी से बोला, मेरे विवाह करने की एक शर्त है, तुम्हारे रुपयों में से मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। मेरी अपनी कमाई ही मेरी एकमात्र अवलंबन होगी। ससुर ने जब उसे यूरोप भेजने का प्रस्ताव किया तो वह किसी प्रकार राजी नहीं हुआ। इसके लिए उसे बहुत दिनों तक इंतजार भी करना पड़ा। उसने राजा राम बाबू को बताया, अस्पताल की स्थापना के लिए आप जितना रुपया देना चाहते हैं अपनी लड़की के नाम से जमा कर दीजिए। मैं जब अस्पताल का भार लूंगा तो कोई वृत्ति नहीं लूंगा। मैं डॉक्टर हूं, मेरी जीविका के लिए कोई चिंता नहीं। इस एकांत निस्पृहता को देखकर राजा राम की भक्ति उस पर और भी दृढ़ हो गई और उर्मी ने खूब गर्व अनुभव किया। इस गर्व का उचित कारण उपस्थित होने की वजह से शर्मिला का मन नीरद पर से बिल्कुल विरूप हो गया। बोली, उफ, देखूं यह दिमाग कितने दिनों तक रहता है। उसके बाद से नीरद अपनी आदत के अनुसार जब अत्यंत गंभीर भाव से कुछ कहने लगता तो शर्मिला बातचीत के बीच में से अचानक उठ पड़ती और गर्दन टेढ़ी करके बाहर निकल जाती। कुछ दूर तक उसके पैरों की आवाज सुनाई पड़ती। उर्मी की खातिर कुछ बोलती तो नहीं, किंतु उसके न बोलने की व्यंजना काफी तेज से तपी होती। शुरू शुरू में नीरद हर मेल की चिट्ठी में 4-5 पन्ने का विस्तारित उपदेश देता रहा। कुछ दिनों बाद एक टेलीग्राम देकर सबको अचरज में डाल दिया। लंबी संख्या के रुपयों की जरूरत है पढ़ाई के लिए। जो गर्व इतने दिनों तक उर्मी का प्रधान संबल था उसमें काफी चोट लगी, किंतु मन में थोड़ी सांत्वना भी मिली। ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे और नीरद की अनुपस्थिति लंबी होती गई, त्यों तो उर्मी का पहले का स्वभाव कर्तव्य के घेरे के भीतर सुराख खोजने लगा। अपने को नाना बहानों से भुलाया भी करती और पश्चाताप भी करती। ऐसी आत्मग्लानि के समय नीरद को रुपए पैसे से सहायता करने में उसका संतप्त मन थोड़ी सांत्वना पा जाता। उर्मी टेलीग्राम को मैनेजर के हाथ में देकर संकोच से बोली, काका जी, रुपए। मैनेजर बाबू ने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो यही जानते थे कि रुपया उधर अस्पृश्य ही समझा जाता है। मैनेजर नीरद को पसंद नहीं करते थे। उर्मी बोली, लेकिन विदेश में। बात आधे में रुक गई। काका जी ने कहा, इस देश का स्वभाव विदेश की मिट्टी में बदला जा सकता है, यह तो मुझे मालूम है, लेकिन हम लोग उसके साथ ताल मिलाएंगे कैसे? उर्मी बोली, रुपया ना मिलने से शायद तकलीफ में पड़ जाएं। बहुत अच्छा बेटी, भेज रहा हूं, फिक्र मत करो। लेकिन इतना कह सकता हूं कि यह शुरुआत है, खात्मा नहीं। यह जो खात्मा नहीं, सो इसका प्रमाण थोड़े दिनों बाद ही और भी बड़े अदद के रुपए की मांग से मिल गया। इस बार सेहत का तकाजा है। मैनेजर ने मुंह गंभीर करके कहा, शशांक बाबू के साथ सलाह करनी चाहिए। उर्मी व्यस्त होकर बोल उठी, और चाहे जो करो, दीदी के घर यह बात ना जाने पाए। अकेले यह जिम्मेदारी मुझे लेना अच्छा नहीं लगता। एक दिन तो रुपया उनके हाथ ही जाएगा ना। हाँ, लेकिन उसके आगे देखना होगा कहीं पानी में ना चला जाए। किंतु उनके स्वास्थ्य की बात तो सोचनी ही होगी। अस्वास्थ्य नाना जाति का होता है, यह ठीक किस श्रेणी का है साफ समझ नहीं पा रहा हूं। यहाँ लौट आने पर शायद हवा बदलने से स्वस्थ हो जाएं। लौटती पैसेज की व्यवस्था करके बुला भेजा जाए। लौटने के प्रस्ताव से उर्मी बहुत अधिक विचलित हो उठी और सोचा, इसका कारण यही है कि नीरद का उच्च उद्देश्य कहीं बीच में ही बाधा ना पाए। काका ने कहा, इस बार तो रुपए भेजे देता हूं, लेकिन मालूम होता है इससे डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाएगा। राधा गोविंद उर्मी का थोड़ी दूर का संबंधी है। काका की बात का इशारा उसे लगा। मन में संदेह हुआ। सोचने लगी, दीदी को शायद बताना पड़ेगा। इधर अपने को ही धक्का देकर बार बार प्रश्न करती, तुम्हें यथोचित दुख क्यों नहीं हो रहा?